सॉल्ट एनालिसिस। आज का टॉपिक है अपना सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस करने से पहले आपको कुछ बातों को ध्यान रखना चाहिए। किसी भी आयनिक कंपाउंड में किसी भी सॉल्ट के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है केटायन और एक होता है एनायन। हेलो स्टूडेंट्स, जब भी आप सॉल्ट एनालिसिस करते हैं तो सॉल्ट एनालिसिस में आपको एक सॉल्ट दिया जाता है जिसका आपको नाम नहीं पता होता है। सबसे पहले उसमें आप उसके केटायन और एनायन का एनालिसिस करते हैं, जिससे कि आपको ये पता लग जाता है कि इस दिए हुए सॉल्ट में कौन सा केटायन है और कौन सा एनायन है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितने भी केटायंस और एनायंस होते हैं, इसको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड किया गया है उसके रीएजेंट्स के बेस पर। जितने भी एनायंस होते हैं, इन सभी एनायंस को 3 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, ग्रुप नंबर सेकंड एंड ग्रुप नंबर थर्ड। ग्रुप नंबर फर्स्ट के अंदर हम या तो डाइल्यूट HCl या तो डाइल्यूट H2SO4 से पता करते हैं। यदि दिया गया सॉल्ट डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके कुछ हमें इंडिकेशन देता है, तो हम ये मानते हैं कि ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट हो सकते हैं। ग्रुप फर्स्ट के एनायंस जनरली कार्बोनेट आयन, नाइट्राइट आयन, सल्फाइड आयन एक्सेट्रा होते हैं। यदि मान लीजिए कि ग्रुप फर्स्ट एब्सेंट हो गया, यानी कि वहाँ पर आपने रिएक्शन कराया, कोई भी रिएक्शन वहाँ पर आपने ऑब्जर्व नहीं किया, तो फिर आप सेकेंड स्टेप की ओर मूव करते हैं। फिर आप वहाँ पर उसे कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्ट कराते हैं। पहले आप कोल्ड कंडीशन में रिएक्ट कराते हैं, फिर उसे आप हीट करके ऑब्जर्व करते हैं, या तो कोल्ड कंडीशन में या तो हॉट केस में गर्म करने पर। यदि कोई आपने वहाँ पर ऑब्जर्वेशन नोट किया, आपको लगा कि यहाँ पर यह रिएक्शन हो रहा है, तो ग्रुप सेकंड प्रेजेंट होगा। अब ग्रुप सेकंड के अंदर जनरली क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन, नाइट्रेट आयन, एसीटेट आयन एक्सेट्रा हो सकते हैं। यदि मान लीजिए कि यहाँ भी कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो अब समझ जाइए कि ग्रुप थर्ड ही प्रेजेंट है। ग्रुप थर्ड के लिए कोई भी यहाँ पर रीएजेंट हम यूज नहीं करते हैं। ग्रुप थर्ड में जनरली हम लोग सल्फेट आयन या फॉस्फेट आयन का एनालिसिस करते हैं। उसी तरीके से जो केटायंस हैं, केटायंस के टोटल 7 ग्रुप्स होते हैं। वो 7 ग्रुप्स इस तरीके से होते हैं कि ग्रुप नंबर 0 से लेकर के ग्रुप नंबर 6 तक। तो यहाँ पर सबों के लिए अलग अलग रीएजेंट्स होते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताते रहूँगा। अब हम लोग यहाँ पर ये सीखने जा रहे हैं कि जो आप अपने प्रैक्टिकल फाइल में या परफॉर्मेंस करते समय आप किस तरीके से नोट्स को तैयार करेंगे या किस तरीके से आप अपने आंसर शीट को तैयार करेंगे। तो सॉल्ट एनालिसिस करने से पहले आप इस तरीके का फॉर्मेट बना लेते हैं, जिसमें कि 4 कॉलम्स होते हैं। फर्स्ट कॉलम में यहाँ पर जो मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर लिखा है, आप यहाँ पर सीरियल नंबर भी लिख सकते हैं, सीरियल नंबर। सेकंड में एक्सपेरिमेंट, थर्ड में ऑब्जर्वेशन और फोर्थ में इन्फेरेंस। सॉल्ट एनालिसिस का पहला स्टेप होता है प्रीलिमिनरी टेस्ट। प्रीलिमिनरी टेस्ट के अंदर आप कलर का एनालिसिस करते हैं, स्मेल का एनालिसिस करते हैं, सॉल्युबिलिटी वगैरह चेक करते हैं। जो आपको सॉल्ट दिया गया है, आप उसके कलर को देखिए। कलर का जो भी सॉल्ट का जो भी कलर होगा, आप उसके कलर को ऑब्जर्वेशन वाले कॉलम में लिखते हैं। हेलो, किसी भी सॉल्ट एनालिसिस के लिए क्या होता है, जब आपको पेपर में सॉल्ट का एनालिसिस करने के लिए कहा जाता है, तो उसमें हम सबसे पहले केटायन और एनायन की पहचान करते हैं। देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 4 सॉल्ट लिए हैं। इसका नाम मैंने यहाँ पर रखा है सॉल्ट A, ये मैंने यहाँ पर लिया है सॉल्ट B,
और ये मैंने यहाँ पर लिया है सॉल्ट C, और यहाँ पर मैंने लिया है सॉल्ट D। ये आपके सामने यहाँ पर 4 डिफरेंट सॉल्ट्स हैं, ठीक है। जब भी आप सॉल्ट का एनालिसिस करते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले प्रीलिमिनरी टेस्ट करना होता है। प्रीलिमिनरी टेस्ट में क्या करते हैं वो देखिए। मान लीजिए कि हमें कोई एक सॉल्ट दिया गया है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, द कलर इज गिवन, सॉल्ट इज नोटेड। द कलर ऑफ गिवन सॉल्ट इज नोटेड, या आप यहाँ पर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, नोटेड द कलर ऑफ गिवन सॉल्ट। मान लीजिए कि सॉल्ट का कलर वाइट है, आपने यहाँ पर वाइट लिखा। इसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है तो वो आप इन्फेरेंस में लिखेंगे। इसका मतलब ये होता है क्यूप्रस आयन, क्यूप्रिक आयन, फेरस आयन, फेरिक आयन, कोबाल्ट आयन, निकेल आयन एक्सेट्रा, ये सब के सब एब्सेंट होते हैं। फिर नंबर 2 में आप यहाँ पर इसके स्मेल को चेक करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने क्या समझा, नोटेड द कलर ऑफ गिवन सॉल्ट। नंबर 2 में हमें क्या करना होता है कि जो भी आप सॉल्ट ले रहे हैं, आपने पाम के ऊपर, हथेली के ऊपर 1 पिंच, 1 पिंच का मतलब होता है 1 चुटकी, 1 पिंच आपने इसके ऊपर सॉल्ट लिया। इसको आप तेजी से रब किए, ठीक है, जैसे रगड़ा जाता है। रब करने के बाद इसके स्मेल को चेक करते हैं। स्मेल को कैसे चेक करना है, नाक से थोड़ी दूरी पर रखना है और हवा का झोंका अपने नाक की ओर लाना है, ठीक है। क्योंकि मैं खुद एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं तो मुझे पता लगना चाहिए ना। तो हर एक स्टूडेंट जो भी ये एक्सपेरिमेंट करेगा वो अपने नाक की ओर हवा का झोंका लाएगा। तो यहां पर हमें किसी स्मेल का पता नहीं लग रहा है। यदि अपने को यहां पर किसी स्मेल का पता नहीं लग रहा है तो एक्सपेरिमेंट में तो पहले हम लोग लिखेंगे नोटेड द स्मेल ऑफ गिवन सॉल्ट, नोटेड द स्मेल ऑफ गिवन सॉल्ट। और ऑब्जर्वेशन में हम लोग यहां पर क्या लिखते हैं, नो एनी स्मेल। ऑब्जर्वेशन में क्या लिखते हैं, नो एनी स्मेल, इसमें कोई भी स्मेल नहीं है। तो यदि यहां पर कोई स्मेल नहीं है, इसका कुछ मीनिंग भी होता होगा। इसका मीनिंग होता है कि इसमें अमोनियम आयन नहीं है, एसीटेट आयन नहीं है और सल्फाइड आयन नहीं है। यानी कि अमोनियम आयन, एसीटेट आयन एंड सल्फाइड आयन ऑल आर एब्सेंट। जनरली जो हमारे पास सॉल्ट्स होते हैं उसमें 3 ही तरह के स्मेल जनरली पाए जाते हैं। या तो अमोनिकल स्मेल होगा, या तो विनेगर स्मेल होगा, या तो रूटन एग होगा। यदि ये 3 में से कोई भी स्मेल आपको पता नहीं लगता है तो आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में लिखते हैं नो स्मेल। और इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉल्ट में ना तो अमोनियम आयन है, ना तो एसीटेट आयन है और ना ही सल्फाइड आयन है। क्योंकि अमोनिकल स्मेल होता तो अमोनियम आयन प्रेजेंट हो सकता था, यदि विनेगर स्मेल होता तो एसीटेट आयन प्रेजेंट हो सकता था, और यदि रूटन एग की तरह स्मेल होता तो सल्फाइड आयन प्रेजेंट हो सकता था। लेकिन इन 3 में से कोई भी स्मेल आपने ऑब्जर्व नहीं किया, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अमोनियम आयन, एसीटेट आयन और सल्फाइड आयन ये सब के सब एब्सेंट है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर थर्ड स्टेप की ओर चलते हैं। थर्ड स्टेप में जो हम लोग काम करते हैं इसे कहा जाता है ड्राई हीटिंग टेस्ट। ड्राई हीटिंग टेस्ट में आप एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में आपको जो गिवन सॉल्ट दिया गया है, स्पैचुला की हेल्प से आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर उस सॉल्ट को डालते हैं और फिर उसे आप स्ट्रांगली हीट करते हैं। अभी यहाँ पर हीट करने पर कई चीज आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ पर आपको रेडिश ब्राउन वेपर्स दिखाई पड़ा, यानी कि जब आपने सॉल्ट को हीट किया तो आपको रेडिश ब्राउन वेपर्स दिखाई पड़े।
यदि आपको रेडिश ब्राउन वेपर्स दिखाई पड़ते हैं तो इसका मतलब ये है, आप साइड में देख सकते हैं, यदि आपको यहाँ पर रेडिश ब्राउन वेपर्स दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो सॉल्ट दिया गया है उसके अंदर नाइट्रेट आयन हो सकते हैं। कोई कंफर्म नहीं है कि नाइट्रेट आयन है ही। उसके बाद जब हमें यह इंडिकेशन मिल जाता है कि इसके अंदर नाइट्रेट आयन हो सकता है, तो फिर हम लोग यहाँ पर आगे एक बार और ट्राई करते हैं, ग्रुप का एनालिसिस कर लेते हैं, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये कहा था। ग्रुप एनालिसिस के लिए यानी कि एनायन का ग्रुप एनालिसिस। अब तीसरा स्टेप, ड्राई हीटिंग टेस्ट। अपने अपने टेस्ट ट्यूब को ड्राई कर लीजिए, उसमें स्पैचुला के हेल्प से सॉल्ट डालें। हाँ, ड्राई नहीं है, आपका वेटेड है, गीला है, सुखाइए। ये लीजिए, वैसे गलत तरीका है। ये देखिए, डिम्पल सही कर रही है। अब उसके अंदर स्पैचुला की हेल्प से सॉल्ट लीजिए। स्पैचुला की हेल्प से सॉल्ट लीजिए। बस एक, हाँ बस ठीक है, सफिशियंट है, ठीक है। चलिए, हो गया, कोई नहीं, चलो ठीक है, बहुत है। तो कहाँ से लेगा? दो तरह से तो ले लिया, मिक्स कर रहा था। कोई नहीं, चलो। हाँ, अब हीट कीजिए, अब उसको हीट कीजिए। चलिए, हीट कीजिए। अब तो ना फूटेगा ना सर ये? नहीं, और जो कलर में चेंजिंग होगा वो ऑब्जर्व करेंगे आप लोग। कोई दिक्कत नहीं, क्रैकिंग साउंड आ रहा है। उसमें भी आ रही है इसमें तो पानी से कलर चेंज होगा। हाँ, अग्रवाल का कलर चेंज होगा। अग्रवाल ने जो सॉल्ट लिया, अग्रवाल का नहीं। हाँ, ये देख लीजिए, उसको गर्म होने दो। हाँ, तेरा कुछ घट रहा है क्या? ये ब्राउन वेपर्स निकल रहा है क्या? 15 रुपए लोगे सर, अब क्रैक हो जाएगा तो। अब ये जो ब्राउन वेपर्स निकल रहे हैं, यहाँ पर देखिए, आपका कौन सा सॉल्ट है? सी है सर। सी। ये सी सॉल्ट का देखिए, यहाँ पर कलर चेंज हो गया। ये जो ब्राउन वेपर्स निकल रहे, हो गया, हाथ हटाओ। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर नाइट्रेट आयन हो सकता है। इसका भी होगा सर? नहीं, इनकी तरह नहीं हुआ है। यानी कि ये इंडिकेशन मिल रहा है कि इस सॉल्ट के अंदर, यानी कि यहां पर जो सॉल्ट सी है, ये जो सॉल्ट सी है, इसके अंदर नाइट्रेट आयन हो सकता है। तो एनायन के ग्रुप एनालिसिस के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर कोई भी डाइल्यूट एसिड ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4th नंबर स्टेप में लिखा है, टू ए पिंच ऑफ गिवन सॉल्ट टेकन इन ए टेस्ट ट्यूब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड। यानी कि आपने एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें आपने सॉल्ट लिया, और उसके अंदर आपके टेबल पर जो भी एसिड रखे होंगे, चाहे डाइल्यूट H2SO4 हो या डाइल्यूट HCl हो, आप उसे उसमें ऐड करेंगे। ऐड करने पर मान लीजिए कि आपको वहां पर कोई भी ब्रिस्क इफरवेसेंस नहीं दिखाई पड़ा। मैं आपको बता दूं कि ब्रिस्क इफरवेसेंस का मतलब, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन को खोलते हैं और झाग सा निकलता है, यदि उस तरीके का निकले तो उसे ब्रिस्क इफरवेसेंस कहा जाता है। और यदि ऐसा कोई चीज नहीं निकला है तो आप लिखते हैं नो ब्रिस्क इफरवेसेंस। यदि ब्रिस्क इफरवेसेंस आपको दिखाई पड़ता तो कार्बोनेट आयन हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आपको ब्रिस्क इफरवेसेंस दिखाई नहीं पड़ा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट आयन। ये सीधे आप लिखें कार्बोनेट आयन इज एब्सेंट।
कार्बोनेट आयन इज absent। उसके बाद फर्स्ट ग्रुप यहां पर एब्सेंट हो गया। अब सेकंड ग्रुप की बारी है। सेकंड ग्रुप में हम लोग यहां पर क्या करते हैं कि फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने सॉल्ट लिया और यहां पर कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं। जो आप कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं, यहां पर कोल्ड कंडीशन में तीन चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नंबर 1 कि कलरलेस गैस रिलीज होगा। नंबर 2 कि आपको वहां पर यदि कलरलेस गैस दिखाई नहीं पड़ा तो आपको ब्राउन वेपर्स दिखाई पड़ सकते हैं कोल्ड कंडीशन में, या तो फिर आपको वायलेट कलर दिखाई पड़ेगा। यदि कलरलेस गैस रिलीज होता हुआ दिखाई पड़ा तो मे बी कि क्लोराइड आयन हो सकता है। यदि आपको ब्राउन वेपर्स दिखाई पड़े तो मे बी कि ब्रोमाइड आयन हो सकता है। और यदि आपको वहां पर वायलेट कलर दिखाई पड़ता है तो इट मीन्स कि आयोडाइड आयन हो सकता है। यह कोल्ड कंडीशन की बात मैं कर रहा हूं। और यदि इन तीन में से आपको कुछ भी होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है तो अब उसे एक बार हीट करके देखते हैं। जब उसे आप हीट करते हैं तो हीट करने पर यदि आपको ब्राउन वेपर्स दिखाई पड़ा तो मे बी कि नाइट्रेट हो सकता है। यदि इस तरीके का कुछ डाउट है तो आप फिर उसको दोबारा ट्राई करें। क्या करेंगे, दोबारा टेस्ट ट्यूब के अंदर सॉल्ट लेंगे, H2SO4 डालेंगे, कॉपर टर्निंग डालेंगे और फिर उसे हीट करेंगे। और इस बार हीट करने पर ब्राउन वेपर्स निकला तो अब 90% पॉसिबिलिटीज हो गया कि इस सॉल्ट के अंदर नाइट्रेट आयन ही हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इसे कंफर्म अभी नहीं कर सकते हैं। तो कंफर्म करने के लिए हम लोग स्टेप नंबर 6 की ओर जाते हैं। यहां पर क्या होता है कि पहले जो सॉल्ट आपको दिया गया है उसका आप वाटर एक्सट्रैक्ट, WE का मतलब वाटर एक्सट्रैक्ट, वहां पर आप एक तो FeSO4 फेरस सल्फेट का ताजा बना हुआ वाटर एक्सट्रैक्ट यानी कि सॉल्यूशन बनाते हैं। मतलब वो FeSO4 का ताजा सॉल्यूशन बनाते हैं और जो सॉल्ट दिया गया था उसका वाटर एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। तो आपने एक टेस्ट ट्यूब के अंदर जो आपको सॉल्ट दिया गया था उसका आपने वाटर एक्सट्रैक्ट ले लिया। देखिए वाटर एक्सट्रैक्ट होता क्या चीज है कि सिंपली जो आपको सॉल्ट दिया गया था उसे पानी में आप डिजॉल्व कर दें, चाहे कोल्ड वाटर में वो डिजॉल्व हो या वार्म वाटर में डिजॉल्व हो। टेस्ट ट्यूब में आपने वाटर लिया, उसमें सॉल्ट लिया और उसे डिजॉल्व कर दिया, ये हो गया वाटर एक्सट्रैक्ट। अब उसी वाटर एक्सट्रैक्ट में स्मॉल अमाउंट में फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 के सॉल्यूशन ऐड किए और टेस्ट ट्यूब के कंटेनर के हेल्प से यानी कि उसके वाल की हेल्प से ड्रॉपर से उसके वाल पर आप कंसंट्रेट H2SO4 के कुछ ड्रॉप्स डालते हैं। वह कुछ ड्रॉप्स जैसे ही उसके दीवार से होते हुए बीच में जाता है तो बीच में आपको एक रिंग दिखाई पड़ता है जंक्शन पॉइंट पर। अब जंक्शन पॉइंट क्या है तो अभी मैं आपको प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। तो वहां पर जंक्शन पॉइंट पर यदि आपको एक रिंग बन जाता है तो इसे रिंग टेस्ट भी कहा जाता है। तो ये कंफर्मिंग टेस्ट है नाइट्रेट आयन का। तो यहां पर ये पता लग गया कि जो हमें सॉल्ट दिया गया था इसके अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। फोर्थ स्टेप, विद द हेल्प ऑफ स्पैचुला। हाँ बहुत है, उतना लेना भी नहीं था। अब सबसे पहले उसमें डाइल्यूट एसिड डालें। ये रहा आपका डाइल्यूट एसिड। नहीं डायरेक्ट डालिए, कोई नहीं।
अब उसको दीजिए। हाँ, ये जो डिम्पल अभी एक्सपेरिमेंट की है, जैसे ही डाइल्यूट एसिड डाली कि ब्रिस्क इफरवेसेंस दिखाई पड़ा। इसका मतलब ये है कि इस सॉल्ट के अंदर कार्बोनेट आयन है। ऐसे यहां पर हम लोग लिखते हैं कि कार्बोनेट आयन में बी प्रेजेंट। तो आपका कौन सा सॉल्ट है? डी। अब जिनका डी सॉल्ट था वो ऑब्जर्वेशन में लिखेंगे ब्रिस्क इफरवेसेंस। प्रैक्टिकल फाइल में लिखा हुआ है, वहां से हेल्प ले लेना। ब्रिस्क इफरवेसेंस का मतलब जो कोल्ड ड्रिंक के झाग की तरह निकला था, ठीक है। और इन्फेरेंस में लिखेंगे कार्बोनेट आयन में बी प्रेजेंट, और बाकी सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे नो ब्रिस्क इफरवेसेंस, ये नो चेंज। बाकी सभी लिखेंगे नो चेंज। और यदि कोई चेंज नहीं हुआ तो बाकी सभी स्टूडेंट्स लिखेंगे कार्बोनेट आयन में बी एब्सेंट। कार्बोनेट आयन में बी एब्सेंट। अब फिफ्थ नंबर में, अब कार्बोनेट आयन जिनका था वो चुपचाप बैठे रहे, अब कुछ मत करना अभी, ठीक है। क्योंकि आपका ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट हो गया है और कार्बोनेट आयन होने की पॉसिबिलिटीज है। अब कार्बोनेट आयन का हम कंफर्मिंग टेस्ट करते हैं, वो बाद में करेंगे। अब जिनका अभी एनायन कंफर्म नहीं हुआ है उनकी ओर चलते हैं। आपका भी कंफर्म हो चुका है, नाइट्रेट आयन का पता लगा था ना। अब तुम भी बैठा रहो। अब आप सॉल्ट लीजिए, थोड़ा सा लीजिए, बहुत ज्यादा मत लिया करें। अपने नजदीक रख लो। हाँ, अब इसमें ये कंसंट्रेट H2SO4 डालो। बहुत हो गया, चलो रुक जाओ। अरे इसको खोलो, बस ऐसे चलने दो, मैं अपने आप काट फिट करूंगा। अब सफेद धुआं निकल रहा है क्या? ठीक है। यस सर। इसका मतलब क्या हुआ कि क्लोराइड आयन में भी प्रेजेंट। हटाओ, हो गया सर। अभी तो रुक जाओ, इसको रिजेक्ट करो। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर क्लोराइड आयन कंफर्म हो सकता है, ठीक है। अब यदि क्लोराइड आयन हो सकता है तो यहां पर समझ लीजिए, हेलो प्लीज, यदि क्लोराइड आयन हो सकता है फिर आपने यहां पर सॉल्ट लिया, सर की फोटो बना, ठीक है। इसका आप बनाते हो वाटर ये सॉल्यूशन, ऐसे वाटर एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। इसे वाटर में इसको डिजॉल्व कीजिए। डिजॉल्व करने के बाद इसके अंदर डालते हैं नाइट्रिक एसिड। ये रहा नाइट्रिक एसिड। खोल भाई, कंसंट्रेट डेट दिया सर वो आपको। इसे बॉईल कीजिए। बॉईल करने के बाद इसको कूलिंग होने के लिए छोड़ दीजिए। निकाल दिए। इसके अंदर हम लोग डालते हैं टॉलेंस रिएजेंट। एक्चुअली हमें डालना होता है सिल्वर नाइट्रेट। यदि सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ना हो तो आप टॉलेंस रिएजेंट भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर भी सिल्वर नाइट्रेट होते हैं। आपको यहां पर व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, यस सर।
यदि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला तो इट मीन्स कि क्लोराइड आयन कंफर्म हो गया। यहां तक समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। यदि यह डल येलो कलर आपको प्रेसिपिटेट मिलता तो ब्रोमाइड आयन कंफर्म होता। यदि डार्क येलो आपको मिलता तो आयोडाइड आयन कंफर्म होता। तो आपको यहां पर यह पता लगा कि इसके अंदर फ्लोराइड आयन कंफर्म है, तो एनायन का पता लगा। अब यहां पर यह पता करते कि इसके अंदर केटायन क्या है। अब एनायन का काम खत्म हो गया, अब केटायन का एनालिसिस करेंगे। और मैंने आपको कहा था कि जो केटायन का एनालिसिस करते हैं, केटायन के टोटल 7 ग्रुप्स होते हैं, 0 ग्रुप से लेकर के 6th ग्रुप तक। तो सबसे पहले आप OS बनाते हैं, जो गिवन सॉल्ट होता है उसका आप OS बनाते हैं। अब ये OS क्या होता है? OS को कहा जाता है ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन या तो वाटर में बना सकते हैं, यदि वाटर में ना बने तो आप डाइल्यूट HCl में बना सकते हैं, और यदि डाइल्यूट HCl में भी ना बने तो लास्ट में कंसंट्रेट HCl में बनाते हैं, चाहे वह कोल्ड कंडीशन में बने या वार्म कंडीशन में बने। यानी कि आपको जो सॉल्ट दिया गया है वो जिसमें भी जाकर के डिजॉल्व हो जाता है वह आपका OS होता है। OS कम से कम एक टेस्ट ट्यूब कंप्लीट हम बनाते हैं, क्योंकि एक बार ही हम OS बनाते हैं और इसी OS का थोड़ा थोड़ा यूज करके अलग अलग ग्रुप का एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले जब आपने OS बना लिया तो एक टेस्ट ट्यूब में स्मॉल अमाउंट में आपने OS लिया और उसी के अंदर आपने स्मॉल अमाउंट में सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला। सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद यदि आपको वहां पर आपने कोई भी ऑब्जर्व नहीं किया या आपको वहां पर कुछ नजर नहीं आया तो आप अपनी तसल्ली के लिए उसमें थोड़ा सा टॉलेंस उसके अंदर आप ये डाल लीजिए नेस्लर रीएजेंट। और नेस्लर रीएजेंट डालने के बाद यदि आपको ब्राउन प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है तब आप कंफर्म हो जाइए कि 0 ग्रुप एब्सेंट है, यहाँ पर कोई एक्शन रिएक्शन नहीं हुआ। और 0 ग्रुप का मतलब कि अमोनियम आयन नहीं है। उसके बाद फिर उसे रिजेक्ट करें और फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने OS ले लिया। OS को ही ओरिजिनल सॉल्यूशन कहते हैं। मैं इसे सिंपली यहाँ पर OS लिख देता हूँ। केटायन बनाने के लिए आप यहाँ पर क्या करते हैं? केटायन बनाने के लिए पहले आप OS बना लीजिए, और OS थोड़ा ज्यादा ही बनाना होता है। OS बनाने का तरीका ये होता है कि आप इसे वाटर में डिजॉल्व करें। यदि आप कोल्ड वाटर में डिजॉल्व हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वाटर को थोड़ा सा वार्म कर लें या वाटर में यहाँ पर बॉयल कर लें। मैं यहाँ पर इसको वाटर में बॉयल कर रहा हूँ। बॉयल करने पर जब ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो समझिएगा कि OS तैयार हो गया। OS का मतलब होता है ओरिजिनल सॉल्यूशन। जब भी केटायन का हम एनालिसिस करते हैं तो हम यहाँ पर OS बनाते हैं। जिस तरीके से एनायन को 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है उसी तरीके से केटायन को 7 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, और वो ग्रुप होता है 0 to 6। सभी ग्रुप के लिए अलग अलग रीएजेंट्स होते हैं। सभी ग्रुप के लिए यहां पर अलग अलग रीएजेंट्स होते हैं। 0 ग्रुप के लिए हम लोग यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड और टॉलेंस रीएजेंट यूज करते हैं। इसके अंदर अमोनिया आता है। यदि यहां पर आपको ब्राउन प्रेसिपिटेट दिखाई पड़ा तो 0 ग्रुप प्रेजेंट, अदरवाइज 0 ग्रुप एब्सेंट। फिर आप उस OS के अंदर डालते हैं डाइल्यूट HCl, और डाइल्यूट HCl डालने पर यदि आपको कोई प्रेसिपिटेट मिलता है तो समझ जाइए कि फर्स्ट ग्रुप प्रेजेंट, अदरवाइज फर्स्ट ग्रुप एब्सेंट।
फर्स्ट ग्रुप में मैंने आपको कहा था कि क्या क्या हो सकता है। इसके लिए मैंने एक चीज बताया था, प्रतिभा होगी आगे। प्रतिभा का मतलब पीवी, होगी का मतलब एचजी, आगे का मतलब एजी। यदि मान लीजिए कि डाइल्यूट HCl डालने पर वहां पर कोई भी चेंजिंग नहीं हो रहा है, ठीक है, तो आप उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास कराएंगे। इसको पकड़िए, मैं बताता हूँ कि हाइड्रोजन सल्फाइड कैसे पास कराते हैं। साइड कर दो। इसे कहा जाता है किप्स एपरेटस। इसे कहा जाता है किप्स एपरेटस। यहां से इसको ऑन करते हैं, यानी कि ओपन करते हैं। इसके अंदर हम डालते हैं आयरन सल्फाइड FeS, और यहां से इसे हम करते हैं टाइट। ये नोब अभी लॉक कर देते हैं। ऊपर से यहां से डालते हैं HNO3 या HCl। ये HCl यहां से नीचे जाता है, FeS के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। ये हाइड्रोजन सल्फाइड जब आप इसे लूज करते हैं तो इस रास्ते से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस रिलीज होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कलरलेस जरूर होता है, लेकिन बहुत बैड स्मेल होता है। यदि आप यहां पर उस हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को लूज कर दें, इस कमरे में एक्सपेंड हो जाए, फैल जाए, तो इस कमरे के अंदर कोई टिक नहीं सकता है। इसलिए बहुत दूर में इसे रखा जाता है। जिसको प्रैक्टिकल करना होता है वहां पर जाता है। और मान लीजिए इसके अंदर इसको ऐसे करके इसे ऑन करते हैं और हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इसके अंदर जाकर के मिक्स हो जाता है। यदि आपको प्रेसिपिटेट मिलता है तो ग्रुप सेकंड प्रेजेंट, अदरवाइज ग्रुप सेकंड एब्सेंट। इस तरीके से सबों का अपना अपना रिएजेंट होता है, ठीक है। इसको पकड़ो, साफ है क्या? यस सर। ये तो टूटा है। मैं इसे दो हाथ में बांट दिया। इसको मैं इसके अंदर डाल रहा हूं डाइल्यूट HCl। HCl कहां पर है? ये वो है सर, वो कंसंट्रेट है। डाइल्यूट HCl। हाँ। ये है सर। ये इसके अंदर आप डाइल्यूट HCl डालते हैं, और यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट दिया OS, जो फर्स्ट ग्रुप के रिएजेंट का नाम है उसका नाम है डाइल्यूट HCl, ये आपको याद रखना होगा। OS में जब आपने डाइल्यूट HCl डाला और यदि आपको वहां पर प्रेसिपिटेट दिखाई पड़ता है तो ग्रुप फर्स्ट प्रेजेंट हो सकता है, और यदि व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं बनता है तो फिर ग्रुप फर्स्ट एब्सेंट होता है। लेकिन हमने मान लिया कि यहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, जो हमने भी प्रैक्टिकल बच्चों को करवाया है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इसका मतलब कि ग्रुप फर्स्ट के कैटायंस प्रेजेंट है, कैटायन प्रेजेंट है, नॉट कैटायंस, कैटायन प्रेजेंट है। अब फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से कैटायन हो सकते हैं? तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर Pb हो सकता है, Hg हो सकता है, Ag हो सकता है। अब इन तीन में कौन सा है ये पता करना जरूरी है। तो अब यहां पर जो आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, तो यहां पर कहा जाता है कि इस व्हाइट प्रेसिपिटेट को आप यहां पर फिल्टर कर लें
और फिल्टर करने के बाद जो आपको वहां पर सॉल्यूशन मिलता है, ये यूं कर लीजिए कि आप OS ले लें, 2 लीटर ऑफ ओरिजिनल सॉल्यूशन प्लस पोटासियम डाइक्रोमेट, यानी कि दूसरे टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने OS लिया और पोटासियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन डाला। यदि पोटासियम डाइक्रोमेट का सॉल्यूशन डालने पर आपको येलो प्रेसिपिटेट मिलता है तो लेड आयन में बी प्रेजेंट। लेकिन इसका जो कंफर्मिंग टेस्ट होता है वो अब मैं बता रहा हूं कि उस OS के अंदर, मतलब दूसरा OS ले, वो तो रिजेक्ट कर ही दे, दूसरे OS में आप पोटासियम आयोडाइड के सॉल्यूशन डालें और अब भी यदि यहाँ पर येलो प्रेसिपिटेट दे रहा है, इसका मतलब कि लेड आयन कन्फर्म हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर रिजल्ट किस तरीके से लिखते हैं, केटायन लेड आयन हुआ, एनायन नाइट्रेट आयन हुआ, तो सॉल्ट का नाम क्या बना, लेड नाइट्रेट।